नमस्कार प्यारे साथियों। जैसा कि आप देख रहे हैं 17th बीपीएससी का एग्ज़ामिनेशन 30 सितंबर को तो नहीं होने वाला है। अब इसके पीछे कोई रॉकेट साइंस या फिर हवाबाजी नहीं है। आप खुद लॉजिकली सोच सकते हैं, समझ सकते हैं और फिर कंक्लूज़न निकाल सकते हैं। हालांकि हम यहाँ पर 2-3 इम्पॉर्टेंट अपडेट्स की बात करेंगे जो बीपीएससी ने दिया है, जिससे साफ साफ क्लियर हो जाता है कि एग्ज़ामिनेशन 30 सितंबर को नहीं होने वाला है। तो भाई अब आपके दिमाग में कुछ प्रश्न चल रहे होंगे कि 30 सितंबर को नहीं होगा तो फिर एग्ज़ामिनेशन कब होगा। हम बात करेंगे इस पर, कितना समय हमें मिलेगा अगर डेट में कोई बदलाव आता है तो। दूसरा इम्पोर्टेंट बात होगा कि अब हम आगे करें क्या, आगे की रणनीति क्या हो। क्या हम सिर्फ पीटी पर ही फोकस करते रह जाए या फिर मेंस पर फोकस करें या फिर दोनों पर फोकस करें। तो इस प्रकार के सवाल लाजमी हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मेंटल हैरेसमेंट होता है स्टूडेंट्स का अगर इस प्रकार की समस्या आती है। 67 बीपीएससी उससे पहले के एग्ज़ामिनेशन सब में इस प्रकार की दुविधा आते रही है। लेकिन एक बात तो तय है कि एग्ज़ामिनेशन हुआ है और इस बार भी एग्ज़ामिनेशन होगा, लेकिन डिलेड टाइम के साथ। तो हम बात करेंगे इन्हीं सब मुद्दों पर। तो चलिए सबसे पहले हम जानने का कोशिश करते हैं कि ये जो हम बातें कह रहे हैं 30 सितंबर को नहीं होगा, उसके पीछे क्या हम लॉजिकल रीजनिंग दे रहे हैं। तो सबसे पहला लॉजिक यही है कि आप देखिए, अभी आपका अगस्त मंथ खत्म होने वाला है, मतलब अप्रोक्स 1.5 महीने बचे हैं एग्ज़ामिनेशन डेट के, और अभी तक कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है। और अगर हम थोड़ा ट्रेंड को समझे, 68 बीपीएससी 69 बीपीएससी नोटिफिकेशन कब आया, लास्ट डेट ऑफ एग्जामिनेशन, एग्ज़ाम कब हुआ, तो आपको साफ साफ पता चल जाएगा कि यस, एग्जामिनेशन विल नॉट बी गोइंग टू हेल्ड ऑन 30 सितंबर। तो चलिए एक एक करके बात करते हैं। 68 बीपीएससी को देखिए, नोटिफिकेशन आया था आपका 18 नवंबर 2022 को, और उसके 4-5 दिन के बाद आपका एग्ज़ाम फिलअप डेट शुरू हुई थी और 20 दिसंबर 2022 को आपका लास्ट डेट था। और फिर जो एग्ज़ामिनेशन हुआ आपका 12 फैब 2023 को। अब आप इस चीज़ को समझिए, नोटिफिकेशन डेट से लेकर लास्ट डेट ऑफ द फॉर्म फिलिंग कुल हमें 1 महीने का समय दिया गया था, और लास्ट डेट ऑफ द फॉर्म फिलिंग से लेकर एग्ज़ाम डेट के बीच 52 डेज का हमें मार्जिन दिया गया था। तो अगर हम कैलकुलेट करें कि नोटिफिकेशन डेट से लेकर एग्ज़ामिनेशन डेट के बीच कितना गैप हमें मिल गया, 82 डेज। इस पर गौर करिएगा, यही आपका मेन कंक्लूजन है जो आपको बताएगा कि एग्ज़ामिनेशन 30 सितंबर को तो नहीं होगा, 82 डेज, ठीक है। उसके बाद आप देखिए 69th बीपीएससी की बात करते हैं। जो आपका नोटिफिकेशन डेट आया था वो था आपका 27 जून 2023 को। उसके 10 दिन के बाद फॉर्म फिलिंग शुरू हुई थी और 5 अगस्त 2023 को आपका लास्ट डेट था, ठीक है। और अभी आप देखिए, अभी मंथ को भी आप समझिए, अगस्त चल रहा है, अभी आपका नोटिफिकेशन डेट नहीं आया और यहाँ पर अगस्त को लास्ट डेट था। आपको थोड़ा सा चीज़ें क्लियर होती नज़र आ रही होंगी, ठीक है। तो जो आपका नोटिफिकेशन डेट और एग्ज़ाम लास्ट डेट के बीच गैप था वो 38 डेज था। तो अप्रोक्स आप समझिए कि नोटिफिकेशन डेट से लेकर जो लास्ट डेट होता है फॉर्म फिलिंग का, 1 महीने तो आपको मिलते ही हैं। मिनिमम मैं बात कर रहा हूँ कि 1 महीने तो मिलते ही है। उसके बाद देखिए, जो आपका लास्ट डेट था उसके बाद एग्ज़ाम डेट के बीच गैप आपका 55 डेज का था। उसके बाद अगर हम फाइनली नोटिफिकेशन डेट से लेके एग्ज़ाम डेट के टोटल डेज की बात करें तो 90 डेज आपका गैप दिया गया था। तो इसका मतलब क्या निकल कर आ रहा है, 2-3 पॉइंट तो क्लियर है यहाँ से कि भाई अगर नोटिफिकेशन अगर आज या कल तक में आती है तो आप इसको 3 महीने या 2.5 महीने खींच कर चले, आपको इतना श्योर है। तो इसका मतलब 30 सितंबर तो ऑलरेडी वो क्रॉस होने वाला है। तो हमने ये भी आकलन किया है कि कब होगा एग्जामिनेशन, उसकी आप चिंता ना करें, हम आपको पूरा बताएंगे और ये भी बताएंगे कि भाई आपको आगे क्या करना चाहिए। तो एक बात तो श्योर है कि भाई जो भी आपका नोटिफिकेशन डेट से लेकर एग्जामिनेशन डेट के बीच जो गैप होते हैं वो 80 to 90 डेज तो होते हैं। अब आपका जो समय बचा है 70 बीपीएससी के लिए, आपको पता होना चाहिए इस ट्रेंड के अनुसार चले तो मिनिमम 2 से 2.5 मंथ का समय तो चाहिए था
जिसमें आपका नोटिफिकेशन डेट रिलीज होता, फॉर्म फिलिंग डेट रिलीज होता, उसके बाद आपका लास्ट डेट, उसके बाद एग्ज़ाम डेट। तो इन सब के प्रक्रिया में लगभग 2 से अढ़ाई महीने तो होने ही वाले थे। अब इसको हम क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि अब आप देखिए बचा कितना है आपके पास, 40 दिन। मतलब अगर 30 सितंबर को एग्जामिनेशन है तो आज तो आपका 17 तारीख हो ही गया है, 17 अगस्त। तो अगर नोटिफिकेशन भी जारी होता है तो एट मैक्स आपके पास 40 दिन है। लेकिन जो गैप चाहिए था आपको यहाँ पर लगभग 90 डेज या 80 डेज का, मतलब आप मान के चलिए कि 2 से अढ़ाई महीने तो चाहिए ही थे। ये तो 2 महीने में बहुत कम बोल रहा हूँ, लेकिन मिनिमम आपका 2.5 से 3 महीने भी जाते हैं। तो ये बात तो हो गई। तो इससे आपका साफ साफ पता चल रहा है कि यस, एग्जामिनेशन इज नॉट गोइंग टू हेल्ड ऑन 30 सितंबर। अब एक लॉजिकल पॉइंट हमने बताया। अब दूसरा क्या है डिले होने का कारण? वो है आपका 69th बीपीएससी का मेंस रिजल्ट। आपको पता है कि जब सुप्रीम कोर्ट के तरफ से जो ताती तत्वा कम्युनिटी है उसको फिर से ईबीसी के अंतर्गत कैटेगराइज करने का फैसला आया था, तो बीपीएससी ने एक अपडेट जारी किया कि भाई जो भी कम्युनिटी जिन्होंने एससी में सेलेक्ट किया था उसको ईबीसी के कैटेगरी में सेलेक्ट करना होगा, और उसकी जो डेडलाइन दी गई है वो है आपका 25 अगस्त। तो अभी बीपीएससी के जो अधिकारी हैं वो इन सब चीज़ों में फंसे होंगे, उनको वेरीफाई करना है, ठीक है, उनको रिजल्ट निकालना है, बहुत सारी चीज़ें प्रक्रिया होती है। मशीनरी तो काफ़ी लिमिटेड है, आपका फ़ोन कॉल तक नहीं उठा पाते हैं, और यहाँ पर इतनी बड़ी चैलेंजेस बीपीएससी के सामने हाजिर है। तो एक बात तो यहाँ से भी निकल कर आ रही है कि भाई रिज़ल्ट आया नहीं है, अभी सब रिज़ल्ट को निकालने में, घोषित करने में, कट ऑफ निकालने में सब व्यस्त होंगे, ये भी आप मान के चलिए। तो ये दूसरा पॉइंट हो गया, यहाँ पर भी आप लॉजिकली लगा सकते हैं। अब जो तीसरा पॉइंट है वो है कि गवर्नमेंट चाह रही है कि 1000 से ज़्यादा वैकेंसी 70 बीपीएससी में लाए जाएं। इसके पीछे कारण है, इलेक्शन होने वाला है नेक्स्ट ईयर। अब भाई युवाओं को तो जवाबदेह देना पड़ेगा, तो इसलिए, और न्यूज़पेपर में भी खबर बार बार आ रही है कि 1000 से ज़्यादा भर्तियाँ आएंगी। लेकिन एक बात ये भी है कि जो डिपार्टमेंट से वैकेंट सीट की लिस्ट मांगी गई थी अभी बहुत ही कम, शायद 200 के आसपास लिस्ट जारी हुई थी, और अभी धीरे धीरे ऐड हो रहा है। तो आप समझिए कि इसको 1000 जाने में थोड़ा समय लगेगा, और गवर्नमेंट का ये एम ही है, क्योंकि भाई इलेक्शन में प्रोमिसेस किए गए हैं तो वो तो दिखाना पड़ेगा ना। तो इस हिसाब से यहाँ पर भी डिले हो रहा है। और मेरी मानिए तो सबसे बड़ा कारण जो डिले का है वो कहीं ना कहीं एक तो ये था कि गवर्नमेंट जो है ज़्यादा सीट्स पर एग्ज़ाम लेना चाह रही है, और दूसरा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि भाई रिजर्वेशन का जो मुद्दा हुआ उसके कारण भी कहीं ना कहीं नोटिफिकेशन आने में देरी हुई। तो ये 2 बड़े मुद्दे थे। तो इस तीनों को अगर आप कंक्लूड करते हैं तो आपका एटमोस्ट चांसेस आर वेरी हाई कि भाई एग्ज़ामिनेशन 30 सितंबर को नहीं होगा, और ये सारी प्रोबेबिलिटी है, लेकिन प्रोबेबिलिटी में भी श्योरिटी है, इस बात को मानिए। तो भाई कब होगा एग्ज़ाम? तो एग्ज़ाम होने में जहाँ तक पूरे एनालिसिस को हमने डीप से किया है तो पता चलता है कि भाई 1.5 से 2 महीने तो डिले होंगे ही। तो 1.5 से 2 महीने डिले होंगे तो ऐसा मान के चलिए कि जो आपका एग्ज़ामिनेशन है, अगर आपका नोटिफिकेशन जल्द से जल्द रिलीज हो जाता है तो मान के चलिए कि आपका नवंबर से दिसंबर में एग्ज़ामिनेशन होगा, और मोस्ट प्रोबेबली कि आपका दिसंबर में ही एग्ज़ाम हो, दिसंबर लास्ट में। ऐसा बहुत बार बीपीएससी ने कर चुका है, तो इस बार भी करे, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। तो ये तो है। तो इससे एक बात आप ये भी देख रहे होंगे कि कहीं ना कहीं बीपीएससी अपने कहीं पुराने ट्रेंड पर तो नहीं चली जा रही है, वही है डिले इन द नोटिफिकेशन एंड द रिजल्ट, ऑल ऑफ दैट। ये सब चीज़ें भी आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। चलिए इसकी बात हम हटाते हैं, अब बात करते हैं अगर एग्ज़ामिनेशन आपका दिसंबर नवंबर खिंचाएगा तो भाई अब हम क्या करें? अब क्या प्रीलिम्स पर ही फोकस करते रहें या फिर मेंस की तरफ भी आगे बढ़े? तो आइडियली क्या होना चाहिए, हमने स्टूडेंट्स को 2 पार्ट में बांटा है। एक तो ये हैं जिनको हम धुरंधर कैंडिडेट कहते हैं। धुरंधर कैंडिडेट मतलब जिनका प्रीलिम्स निकल जाता है, और या फिर कट ऑफ के काफ़ी ज़्यादा नज़दीक रहते हैं, 5-6 नंबर से कट ऑफ प्लस माइनस हो जाता है,
या फिर टेस्ट सीरीज में जिनका अच्छा स्कोर आ रहा है, कट ऑफ से पार आ रहा है, तो उनको हम धुरंधर कैंडिडेट कहेंगे। लंबे समय से तैयारी कर रहे होंगे, मेंस भी लिखा होगा, ये सब आपके धुरंधर कैंडिडेट्स में आते हैं। तो इनको ज़्यादा प्रीलिम्स की तैयारी करने की ज़रूरत नहीं होती है। लास्ट के 2-3 महीने बचे हैं, 2 महीने बचे हैं, तब भी ये रिवाइज कर लेंगे। मोस्टली स्टैटिक तो रिवीजन हो ही रहता है, बस करंट से अपडेट करना पड़ता है इन्हें। तो इनके लिए सबसे बड़ी सजेशन यही है कि आपको मेंस आंसर राइटिंग शुरू कर देनी चाहिए। ठीक है, मेंस आंसर राइटिंग आप शुरू कर दें। अब मेंस में एक तो ये है कि मेंस में क्या करें। तो मेंस में एक बात ये होती है कि आपको पता है कि GS1, GS2 और उसके बाद एसए का पेपर आता है। GS1 हम मानते हैं कि काफ़ी ज़्यादा इजी और स्कोरिंग पेपर होता है, अगर मैथ्स आपका मजबूत है तब। ठीक है, लेकिन जो GS और एसए का पेपर है ये डायनेमिक पोर्शन है। मतलब क्वेश्चन कहाँ से आएंगे, मोस्टली किस टाइप से आएंगे, थोड़ा सा गेस तो हम GS2 में कर सकते हैं, एसए में तो थोड़ा मुश्किल ही है क्योंकि वो कहीं से भी पूछेंगे। तो आप क्या करें कि अपने वीकर मेंस सब्जेक्ट पर फोकस करें, जिसमें हम ये बता देते हैं कि GS2 और एसए, इस पर आप ज़्यादा फोकस करें। आंसर राइटिंग ज़्यादा से ज़्यादा करें, अपना जो कंटेंट है, सोर्स है, उसको सेलेक्ट करके अपना मेंस आंसर राइटिंग शुरू कर दे, अनलेस एंड अनटिल जब तक आपका नोटिफिकेशन नहीं आ जाता है। क्यों? क्योंकि नोटिफिकेशन के बाद भी आपको 2 महीने तो मिनिमम मिलेंगे ही पीटी की तैयारी के लिए। तो आप ऑलरेडी रेडी हैं, तो आपको बस रिफ्रेशिंग करना है, रिवीजन करना है, वो आपका हो जाएगा। लेकिन एक बात ये भी श्योर है कि अगर इधर डिले हो रहा है प्रीलिम्स में, तो मेंस में आपको कम समय मिलेगा। तो अगर कम समय मिलेगा, फिर प्रीलिम्स पास करने से क्या फ़ायदा जब आप मेंस लिख ना पाए। तो ये सबसे बड़ी समस्या है। और उम्मीद करते हैं कि आप जो है मेंस के लिए तैयारी शुरू कर दीजिएगा। ठीक है, तो इसमें भी आपका GS2 और एसए पर फोकस ज़्यादा करिए, क्योंकि GS1 तो आप एग्जामिनेशन के मतलब पीटी के एग्ज़ाम के बाद भी आप प्रिपेयर कर सकते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। तो जल्द से जल्द आप जितना हो सके आंसर राइटिंग शुरू करिए, पेपर को एनालाइज करना शुरू करिए, मॉडल आंसर तैयार कर लीजिए। बहुत सारी चीज़ें हम उस पर डिटेल से बात करेंगे कभी, लेकिन इतना तो आपको ज़रूर करना चाहिए। अब बात है उसके साथ साथ क्या हमें पीटी की भी तैयारी करनी चाहिए? तो हाँ, थोड़ा बहुत समय आपको पीटी के लिए दिया जाना चाहिए। जैसे जो करंट अफेयर्स हैं, मंथली करंट अफेयर्स, वो अपडेट होते रहेंगे, तो आप भी अपडेटेड रहिए रेगुलरली। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आता है जो मेंस के लिए इंपॉर्टेंट होंगे, तो आप उसको भी शामिल करिए। उसके बाद थोड़ा सा समय ज़रूर निकालिए अपने प्रीलिम्स के रिवीजन के लिए। तो एक प्रकार से अगर आप 100% आपके पास टाइम है, वो आप 8 घंटे हो, 12 घंटे हो, 14 घंटे हो, जो भी है, उसमें से आप 70% समय मेंस आंसर राइटिंग पर दीजिए। उसके बाद लगभग आप 15% टू 20% समय आप प्रीलिम्स के रिवीजन पर देते रहिए। और बाकी जो है वो करंट अफेयर्स जो डेली बेसिस पर आते रहते हैं, उसको आप 1-2 बार गो थ्रू कर लीजिएगा। मंथली मोस्टली आप इस पर मंथली पर ध्यान दीजिए, डे टू डे नहीं, मंथली पर ध्यान दीजिए। अपडेटेड आता है, 1-2 पेज में आपका काम समाप्त हो जाएगा, काम खत्म। ठीक है, तो आप ऐसा करिए, आपका जो तैयारी है वो राइट ट्रैक पर जाएगा। अब बिल्कुल भी डाइवर्ट होने की ज़रूरत नहीं है, समस्या है ही, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन रास्ते तो आपको ही इख्तियार करने पड़ेंगे और दिशा आपको ही ढूंढना पड़ेगा कि किस दिशा में हम जाएं, ताकि हमारी तैयारी प्रभावित ना हो। तो एक सबसे बढ़िया तरीका यही है। उसके बाद जो न्यू स्टूडेंट्स हैं, जो नए नए हैं, जो पहली बार दे रहे हैं, या फिर जिनके स्कोर काफ़ी कम आते हैं कट ऑफ से, तो उनको एक बात तो सुनिश्चित है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा समय पीटी पर देना चाहिए। और आपके लिए फ़ायदे वाली बात है, क्योंकि आपके पास हो सकता है तैयारी उतनी अच्छी ना हुई हो, तो आपके पास जो 2 महीने एक्स्ट्रा आ जाएंगे, आप पीटी के लिए दीजिए। और पूरा जो पीटी में जहाँ जहाँ आपका वीकर पोर्शन है, जहाँ जहाँ आपकी कमजोरी है, अगर आपने PYQ नहीं किया, टेस्ट सीरीज नहीं दिया, सबको दीजिए, सब करिए। क्योंकि अगर आपको रिजल्ट निकालना है, तो जो भी प्रोसेस का पार्ट है, चाहे टेस्ट सीरीज है, चाहे PYQ है, चाहे आपका वीक टॉपिक्स है, सबको मजबूत करना पड़ेगा। यही एक तरीका होता है एग्ज़ाम निकालने का। उसके बाद क्या पूरा परसेंट हम पीटी की तैयारी में दें? 80% आप दीजिए अपने टाइम का। बाकी जो समय बचता है उसको आप GS2 पर मजबूत करिए फिलहाल, है ना। GS2 थोड़ा सा डायनेमिक होता है, आपको भी पता होगा। तो GS2 पर ध्यान दीजिए, आंसर लिखने का प्रयास करिए, मॉडल आंसर तैयार करिए।
क्योंकि जो GS1 है वो हो जाएगा, हम भी आपको तैयारी करवा देंगे, उसकी आप चिंता ना करें। अभी हम आपके लिए कंटेंट तैयार कर ही रहे हैं, तो डोंट गेट डिसबैलेंस। हम आपको कंटेंट भी प्रोवाइड करेंगे, आंसर राइटिंग की ज़रूरत होगी तो वो भी आपको करवाएंगे बढ़िया से। तो बिना चिंता किए हुए आपको बस आगे बढ़ना है, ताकि अगर आप प्रीलिम्स निकाल लेते तो आपको ये समस्या ना रहे कि भाई मेरा तो मेंस तैयार है ही नहीं। कम से कम एक जो आपके कमज़ोर पेपर है उसको तैयार कर लीजिए, बाकी जिम्मेदारी हमारी, ठीक है। तो GS2 को आप स्ट्रेंथन करिए। अगर आपका मैथ्स वीक है तो आप मैथ्स पर पकड़ बनाइए, जिसमें आपका डाटा इंटरप्रिटेशन एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है, जो कट ऑफ को डिसाइड करता है, जो पेपर को ईजी भी बनाता है। तो अगर आपका मैथ्स वीक है तो मैथ्स पर भी प्रैक्टिस करिए, क्योंकि ये एक दिन की बात नहीं है, लगातार प्रैक्टिस करने से ही आपको मजबूती मिलेगी। तो आप इतना करें, मोस्ट ऑफ द टाइम आप PT पर दीजिए, उसमें आपका टेस्ट सीरीज PYQ सॉल्व और एनालिसिस करना जरूरी है, PYQ का, PYQ के ऑप्शंस का, उसके ऑप्शंस को भी डिकोड करना है। तो ऐसे करके आपको तैयारी करना पड़ेगा। तो ये चीज़ें हो गई। अब हमने आपको पूरा ढांचा बता दिया है कि एग्जामिनेशन कब होने वाला है, प्रोबेबिलिटी का भी, ये सब एक प्रोबेबिलिटी है, लेकिन चांसेस जो है प्रोबेबिलिटी को सक्सेस होने में वो भी 90 to 95% है, क्योंकि हमने लॉजिक के आधार पर किया है, हवाबाजी नहीं की है। हवाबाजी करते तो फिर दिक्कत होती। अब हवाबाजी करने वाले अच्छे भी नहीं लगते, क्योंकि बेकार आपका मेंटल पीस डिस्टर्ब होता है। इसलिए प्रॉपर एनालिसिस के आधार पर हमने आपको ये चीज़ दिया। अब आपको ट्रस्ट है हमारे एनालिसिस पर, तो आप मेंस में लग जाइए। जिनका PT कमज़ोर है PT में लग जाइए, और फिर आप देखिए कि आपको मेंस में कौन रोकेगा। कोई नहीं रोकेगा अगर आप प्रॉपर स्ट्रेटजी से तैयारी करने लग रहे हैं तो क्या आपको चीज़ें समझ में आ गई? कैसा लगा हमारा इनिशिएटिव? जल्दी से आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। और अगर आपको किसी भी प्रकार का डाउट है तो आप हमसे बिल्कुल पूछ सकते हैं। हमने टेलीग्राम चैनल भी ऑन किया है, वहाँ पर आप मैसेज कर सकते हैं और पूछ सकते हैं अपने डाउट्स को, और मदद करने के लिए हम आपके पास हैं ही खड़े। आप देख ही रहे हैं कि जो भी आपको कंटेंट की ज़रूरत थी हमने प्रोवाइड किया है। करंट अफेयर्स की हमने जो बोला था आपको, स्टडी वीडियो हम आपको दे रहे हैं। तो एक प्रॉपर स्ट्रेटजी के साथ तैयारी करिए, सिलेक्शन होगा, ठीक है। तो थैंक यू फ्रेंड्स। जल्दी से आप अपने दोस्तों के बीच वीडियो शेयर करिए, और आप अपने कमेंट्स हमें कमेंट सेक्शन में भेज सकते हैं। धन्यवाद। वी विल मीट अगेन फॉर द नेक्स्ट सेशन। थैंक यू।